हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? माय नेम इज़ देवेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल क्लासेस उड़ीसा। एंड हम एसी का कुछ रिमेनिंग पोर्शन है उसको आज यहाँ पर एलाबोरेट करेंगे। एंड दैट रिमेनिंग पोर्शन इज LC oscillation. So today we will discuss about LC oscillation. Okay. So this is something circuit diagram कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है और इधर एक रजिस्टर इंडक्टर और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अभी आइडियल कंडीशन ले रहे हैं हम। तो इसमें क्या होगा, तो मैं मान लेता हूं कि एट t इक्वल टू 0 चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q नॉट। तो यहाँ पे चार्ज Q नॉट है और यहाँ पे माइनस Q नॉट। ये t इक्वल टू 0 पे कंडीशन। तो इनिशियली कैपेसिटर फुली चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है। अब हमें किसी टाइम t पे इसमें करंट, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल दैट की स्टडी करनी है। तो अब क्या होगा कि किसी टाइम t पे चार्ज हो जाएगा Q। इस पे कितना चार्ज आ गया Q और इस पे माइनस Q। और अब टाइम t पे यहाँ पर कुछ करंट भी फ्लो होने लगी। लेट्स से दिस करंट इज I, समथिंग लाइक दिस। और इसका कैपेसिटेंस C है और इसका इंडक्टेंस L है। बहुत ही सिंपल। इनिशियल चार्ज Q नॉट था और किसी टाइम t पे चार्ज Q है, करंट I है। अब हमें इस सर्किट को एनालाइज करना है। सो मैं इस डायरेक्शन में समथिंग KVL यूज करता हूं। तो KVL क्या कहता है इस डायरेक्शन में, दैट यहाँ का पोटेंशियल आप 0 मान लें, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? Q बाई C। और करंट की डायरेक्शन में इसमें पोटेंशियल डिक्रीज करता है। सो माइनस L di by dt and this is equal to 0. Okay. सो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखें, व्हाट इज करंट I? तो करंट I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर Q चार्ज कैपेसिटर पे है तो फ्लो कितना कर गया? Q नॉट माइनस Q और उसकी रेट हो जाएगी माइनस dQ बाई dt, क्योंकि Q नॉट का डिफरेंशिएशन विल बी 0। करंट इज माइनस dQ बाई dt। सो यहाँ पर मुझे di बाई dt की वैल्यू पुट करनी है। देन di बाई dt विल बी माइनस ऑफ d2q बाई dt स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट? सो यहाँ पर Q बाई C और माइनस L एंड di बाई dt इज माइनस d2q बाई dt स्क्वायर। This is 0. So Q by C plus L d2q by dt square and this is 0. इसको थोड़ा और अरेंज कर लें हम।
अगर मैं L को कॉमन लेके डिवाइड करके पूरे को L से डिवाइड कर दूं, सो फाइनल इक्वेशन विल बी d2q बाई dt स्क्वायर प्लस 1 बाई LC into Q, okay, and this should be equal to 0. तो अब अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये इक्वेशन ऑक्सीलेशन की इक्वेशन है या फिर सिंपल SHM की इक्वेशन यही आती है अपनी। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM, और यहाँ पर SHM कौन कर रहा है? तो SHM कर रहा है चार्ज Q। तो जैसे हमने जैसे SHM में हमारी इक्वेशन आती है कि d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, तो वहाँ पर ये टर्म जो होती है वो ओमेगा स्क्वायर होती है एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। सिमिलरली वहाँ पर x SHM करता है, यहाँ पर चार्ज q SHM करेगा, मतलब q का जो वैल्यू है वो SHM करेगा। एक पहले क्यू नॉट होगा, फिर 0 होगा, फिर माइनस क्यू नॉट होगा, फिर 0 होगा, फिर वापस प्लस क्यू नॉट होगा, और एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इनको अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू मिलती है 1/√LC। So on comparing, omega is 1/√LC. तो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा मतलब √LC। तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में एक साइकिल कंप्लीट, मतलब अभी क्यू नॉट चार्ज है तो यहाँ पर इनिशियली क्यू नॉट चार्ज था, तो इतने टाइम बाद वापस यहाँ पर इस प्लेट पे क्यू नॉट चार्ज आएगा। क्यू नॉट होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस क्यू नॉट होगा इस पे, और देन अगेन 0 एंड देन अगेन क्यू नॉट। तो अब अगर मैं Q की इक्वेशन लिखूं SHM की तो क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है, ओमेगा पता है, सो Q एट टाइम t विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड a sin ओमेगा t प्लस 5, और a यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज Q नॉट मैक्सिमम चार्ज साइन ओमेगा हमको पता है 1/√LC, उसको मैं ओमेगा रख देता हूँ, ओमेगा t प्लस 5, और 5 की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी t इक्वल टू 0 पे। ओके, सो आपका यहाँ पर जैसे चार्ज इनिशियली Q नॉट है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0, Q इक्वल टू Q नॉट, सो 5 विल बी π/2। आप यहाँ पे Q नॉट रख सकते हैं, तो साइन 1 होता है आपका π/2 पे, और t 0 है तो 5 इज π/2। सो यहाँ पर चार्ज एट टाइम t, देखो ये जनरल इक्वेशन है Q नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5। ओके, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में Q एट टाइम t क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने 5 निकाल लिया, तो दिस विल बी Q नॉट कॉस ओमेगा t। अब आप t को 0 रखेंगे तो Q विल बी Q नॉट। तो ये टाइम t पे चार्ज की वैल्यू आई। अब अगर मैं टाइम t पे करंट देखूं, करंट कितनी फ्लो हो रही है टाइम t पे,
तो करंट हमने अभी देखा था कि करंट इज माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी. सो दिस इज माइनस क्यू नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5. ओके, सो यहां से आपको मिल जाएगी टाइम टी पे करंट. सो यहां पर हमने देखा चार्ज क्या कर रहा है, ऑक्सीलेशन, और उसके साथ साथ करंट भी क्या कर रही है, ऑक्सीलेशन. सो यहां पर अगर इस पर्टिकुलर केस में देखूं तो करंट क्या हो जाएगी टाइम टी पे, तो करंट विल बी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस डी क्यू बाई डी टी देन क्यू नॉट ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी. ओके, तो आप देख सकते हैं कि करंट और चार्ज में कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 का. ओके, तो अब हमने करंट निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली. सो अगर मैं अब थोड़ा सा और एनालाइज करूं कि क्या होगा, तो जैसे हमने कहा कि ये आपका सर्किट है, यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस C, इसका इंडक्टेंस L, और चार्ज की हमें इक्वेशन आई Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आई इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा यानी कि मैक्सिमम करंट इंटू साइन ओमेगा टी. ओके, तो t इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन है, यहाँ पे चार्ज है क्यू नॉट और यहाँ पर माइनस क्यू नॉट, और t इक्वल टू 0 पे करंट यहाँ पर कितनी है, 0. तो करंट 0 है और चार्ज क्यू नॉट है. तो अभी यहाँ पर आप एनर्जी देखेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है अभी, और एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि करंट 0 है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, म्यू नॉट एन आई, और बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर कितनी होगी, 0 होगी, एनर्जी डेंसिटी. अब हम चलते हैं, ये t इक्वल टू 0 पे कंडीशन है. अब हम फर्स्ट एक्सट्रीम कंडीशन पे चलते हैं, यानी कि टाइम t by 4. So this is inductor, this is capacitor, और अब मैं टाइम ले रहा हूँ t इक्वल टू t by 4, मतलब साइकिल का 1/4 टाइम, बोले तो 2 पाई बाई ओमेगा बाई 4, मतलब पाई बाई 2 ओमेगा. तो इस टाइम पे आप अगर चार्ज देखेंगे तो चार्ज कितना होगा, Q विल बी क्यू नॉट कॉस और ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा. सो यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 चार्ज हो जाएगा 0, तो यहाँ पर अब चार्ज 0 हो जाएगा, और करंट इस टाइम पे आई विल बी क्यू नॉट ओमेगा मैक्सिमम करंट. जैसे वेलोसिटी v इक्वल टू ए ओमेगा होती है, तो यहाँ पर करंट ए ओमेगा हो जाएगा, और साइन ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा विच इज मैक्सिमम करंट क्यू नॉट ओमेगा के बराबर. तो इस टाइम पर यहाँ पर मैक्सिमम करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, कितनी, क्यू नॉट ओमेगा. ओके, तो t इक्वल टू 0 पे करंट 0 है, चार्ज मैक्सिमम है, और t इक्वल टू t/4 पे करंट मैक्सिमम है, चार्ज 0 है. तो अब जितनी भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी किस में है,
इसके अंदर इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें, मतलब b²/2μ0 एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पर अभी एनर्जी कितनी है, 12ε0 E²। ओके, अब चलते हैं t = t/2 पे, यानी कि π/ω। अगर टाइम को मैं π/ω रख दूं, then this is capacitor, this is inductor। टाइम अगर आप π/ω रखेंगे, then Q will be Q0 cos ओमेगा अपॉन ओमेगा इंटू π/ω, और cos π is -1, तो चार्ज Q is -Q0, और करंट साइन पाई हो जाएगा 0, देन करंट इज 0। तो इस टाइम पे करंट 0 है यहाँ पे, और चार्ज अब यहाँ पर एसी प्लेट की बात की हमने, तो चार्ज हो गया यहाँ पर -Q0। तो देखो चीजें अब रिवर्स हो रही है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ चुका है, और करंट 0, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी 0 है। सारी एनर्जी किस में आ गई अब, इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद t = 3t/4, और ये आएगा आपका 3π/2 2π/ω इंटू 3/4, सो 3π/2। ये टाइम पे क्या, तो इस टाइम पे अगर आप चार्ज देखेंगे, तो चार्ज Q = Q0 cos ओमेगा से ओमेगा कैंसिल 3π/2, और करंट I = Q0 ओमेगा इंटू साइन 3π/2। So cos 3π/2 is 0, and sin 3π/2 is -1, is -1। तो अब यहाँ पे चार्ज अब 0 हो जाएगा, और करंट इज -Q0 ओमेगा। करंट इज -Q0 ओमेगा, मतलब करंट अब ऐसे फ्लो होगी अपोजिट डायरेक्शन में, और चार्ज इस टाइम पे 0 होगा। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसा हो जाएगा इसमें। तो अब सारी एनर्जी किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में। और वापस अगर मैं t = t यानी 2π/ω की बात करूं, तो उस समय पे कितनी Q will be Q0 cos 2π and cos 2 Q0, and current I is Q0 ओमेगा into sin 2π, ओमेगा कैंसिल हो गया, so this sin nπ is 0, then current is, तो अब करंट वापस 0 हो चुकी है, चार्ज Q0 और यहाँ पे -Q0, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया। अब यहाँ पर साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट। तो एक साइकिल में चार्ज कुछ ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, और करंट भी कुछ ऐसे ऑक्सीलेट करेगी। तो ये था आपका LC ऑक्सीलेट। सो आई होप यू एंजॉयड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखो, चार्ज की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और
इसमें मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इज क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी कॉस ओमेगा टी, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा। तो चार्ज की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट एन आई, तो और आई आपका यहाँ पर म्यू नॉट एन, एंड आई इज आई नॉट यानी क्यू नॉट ओमेगा इंटू समथिंग साइन ओमेगा टी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, ओमेगा। तो आप अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, फिर जीरो जीरो हुआ, फिर नीचे हुआ, तो आपकी साइकिल कंप्लीट। तो जितना टाइम चार्ज एक साइकिल में लेगा उतना ही टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साइकिल में लेंगे। अब एनर्जी की बात करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी यहाँ पे टोटल एनर्जी भी करोगे तो एनर्जी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे उसकी तो कोई फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, so half epsilon naught E square is Q naught square upon A square epsilon naught square into cos square omega t। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, तो इसको ठीक है आप अच्छे से कर लें, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो अब अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन की, अब वो कॉस का फंक्शन तो आ गया लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है, एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि उसमें ई स्क्वायर आता है। सिमिलरली आप अगर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इसकी भी एनर्जी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 2 ओमेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की 2 ओमेगा। मतलब एक साइकिल में जैसे चार्ज की एक साइकिल, चार्ज वन साइकिल, चार्ज की जब एक साइकिल कंप्लीट होगी तो इसकी 2 साइकिल कंप्लीट होगी, तो एनर्जी चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड की हो, एनर्जी की देयर विल बी 2 साइकिल्स कंप्लीट होगी। ओके, और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। देखो पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी थी, फिर जीरो हुई, फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है ना, फिर जीरो हुई, फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। तो चार्ज तो अभी क्यू नॉट था और वो एक साइकिल के बाद वापस क्यू नॉट हुआ है, लेकिन एनर्जी यहाँ पर थी जीरो, वापस आ गई, तो एक साइकिल इसकी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। एनर्जी थी, जीरो हुई, वापस आ गई, तो एनर्जी साइकिल कंप्लीट। फिर जीरो हुई, फिर एनर्जी आ गई, तो फिर से एनर्जी की साइकिल कंप्लीट। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। तो ये था आपका एल सी ऑक्सीलेशन। अब इसमें अगर हम रेजिस्टेंस भी डाल दें साथ में तो चीज़ें बहुत मज़ेदार बन जाती है, और उसके लिए हमें पहले डैम्प्ड ऑक्सीलेशन पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, तो पहले मैं सिंपल इसको अपना जो ऑक्सीलेशन सिस्टम होता है स्प्रिंग एंड मास उस करके आपको एलाबोरेट करता हूँ।
लेट्स से दिस इज एन स्प्रिंग और यहाँ पर एक मास है इज के, तो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर डैम्पिंग नहीं होगी तो ओमेगा नॉट विल बी रूट ओवर के बाई एम। ओके, कब होगी? जब इस पे कुछ एक रेजिस्टेंस इस पे एक्ट करेंगे तो इसकी एनर्जी लूज करती जाएगी। तो लेट्स से इस पे एक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस या फिर एयर का ड्रैग फोर्स लग रहा है एंड दिस इज उसका मैग्नीट्यूड बीवी है और तो माइनस बीवी। और अब अगर मैं देखूं कि अभी ये तो आपकी है मीन पोजीशन और उसके बाद हम SHM निकालने के लिए इसको एक्स आपने आगे शिफ्ट किया और x जब शिफ्ट किया तो इस मास की कुछ वेलोसिटी थी आगे की तरफ v, तो अब पीछे फोर्स लग रहा है एक तो kx और एक लग रहा है bv, है ना। तो यहाँ पर F net on this mass is minus kx and minus bv, and F net is mass into acceleration m, or acceleration is d2x by dt square equal to minus kx plus bv। सो यहाँ पर ये हो गया आपका d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये सॉरी माइनस प्लस b बाई m into v is dx by dt and plus k by m into x equal to 0. So d2x by dt square प्लस b बाई एम को लेट से मैं मान लेता हूं कि ये क्वांटिटी आपकी 2 ओमेगा के बराबर कितनी है? 2 गामा। तो 2 गामा डी एक्स बाई डी टी मैंने क्या माना है यहाँ पर? b बाई एम इक्वल टू गामा, और गामा यहाँ पर डैम्प फैक्टर कहलाता है। गामा इज b बाई 2m, दिस इज नॉन एज डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, आपको पूछा भी जा सकता है किसी इक्वेशन में, किसी भी डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में कि उसका डैम्पिंग फैक्टर कितना है। डैम्पिंग फैक्टर विल बी b बाई 2m, मतलब इस इक्वेशन में जो भी dx बाई dt के साथ होगा दिस विल बी 2 गामा, और प्लस k बाई एम इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप मैथ्स में और अच्छे से सीखेंगे, बट मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ यहाँ पर आपको समझाने का कि लेट मैं मान लेता हूँ कि x इज ए एम्पलीट्यूड जो इसका है और e की पावर लैम्डा t, ऐसा मैं मान लेता हूँ, और आपको सेकेंड ऑर्डर सॉल्व करने के लिए ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आपके लिए अच्छा है कि आप मैथ्स का भी एक टॉपिक यहाँ पे सीख रहे हैं। लेट x इक्वल टू e की पावर लैम्डा t, सो हियर dx by dt will be e की पावर लैम्डा t and d2x by d square will be a लैम्डा स्क्वायर e की पावर लैम्डा t। और अब मैंने माना की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। सो d2x by dt स्क्वायर इज a लैम्डा स्क्वायर e की प्लस 2 गामा dx by dt is a lambda e की पावर lambda t प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x is a पावर lambda t।
अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ए की पावर लैम्डा टी क्यों माना, क्योंकि अब यहाँ पर पूरे में से मेरा ए की पावर लैम्डा टी कॉमन आ जाएगा। सो ए और अंदर क्या बच गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 गामा लैम्डा ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्वांटिटी तो उधर जाके 0 हो जाएगी। अब आपके पास ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी, और इसमें जो आपको लैम्डा मिलेगा उसको अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो इस डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का एक्स यानी किसी टाइम टी पे पोजीशन मिल जाएगी, डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और बहुत इजी है। सो यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा आपका, लैम्डा विल बी माइनस बी यानी -2 गामा प्लस बी स्क्वायर यानी 4 गामा स्क्वायर माइनस 4 AC यानी 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, और इसके साथ ही एक रूट और आएगा -2 गामा माइनस 4 गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो दो रूट आएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट आ जाएंगे आपके माइनस गामा प्लस 4 गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड माइनस गामा माइनस 4 क्या जाएगा 2 माइनस गामा रूट ओवर गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो दोनों रूट पुट किए जाते हैं इसमें, एक्स की इक्वेशन में आपने जो लैम्डा निकाला है उसमें एक्स आप लैम्डा 1 के साथ भी लेंगे और लैम्डा 2 के साथ भी लेंगे, और दोनों को एक साथ पुट किए जाएंगे यहाँ पे। तो x इज ए ई की पावर लैम्डा टी, तो x इज ए ई की पावर लैम्डा 1 इंटू टी एंड प्लस ए ई की पावर लैम्डा 2 इंटू टी, ये दोनों की जाते हैं और इस प्रकार से सॉल्यूशन लिखा जाता है। ए नहीं, यहाँ पर C1 C2 लिखा जाता है, C2, बट उसको हम एम्पलीट्यूड कर लेंगे फाइनली। ओके, सो x इक्वल टू ए ई की पावर लैम्डा 1 इज माइनस गामा प्लस रूट ओवर गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी एंड प्लस ए ई की पावर माइनस गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। ओके, सो x इक्वल टू ए और ई की पावर माइनस गामा टी, ए ई माइनस गामा टी दोनों में कॉमन है, और अंदर बचेगा, यहाँ पर बचेगा ई की पावर रूट ओवर गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस। अब यहां से खेल शुरू होता है कि जो गामा है, पहली बात तो गामा बहुत छोटा होना चाहिए ओमेगा नॉट से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की यूनिट सेम होगी, है ना। सो ये पहली कंडीशन बनती है जब गामा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। इसको कहते हैं अंडर डैम्प्ड,
और जब गामा ओमेगा नॉट से बहुत छोटा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, और ये भी नेगेटिव हो जाएगी। सो नेगेटिव में रूट यानी x इक्वल टू ए ई की पावर माइनस गामा टी और e की पावर, यहाँ पर अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ क्योंकि ओमेगा नॉट ज़्यादा है तो माइनस रूट बाहर आ जाएगा, -1 का रूट, और अंदर बच जाएगा रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू टी। एंड दिस माइनस रूट 1 इज आयोटा, माइनस रूट 1 इज आयोटा। तो आप सिर्फ इतना ही फंक्शन को छोड़ दें क्योंकि ये, तो इसको एलिमिनेट कर दें। डिफरेंशियल में ऐसा कुछ नहीं है, आप एक कांस्टेंट ऐड करके चीज़ों को सेट कर सकते हैं वहाँ पर। तो इसको एक बार के लिए छोड़ भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर e की पावर माइनस आयोटा थीटा आएगा और वो हमारे लिए अभी काम का नहीं है। क्योंकि चलिए इसको, ये इमेजनरी इसको हटा दो एक बार के लिए। सो ए ई की पावर और ये बन गया आयोटा। सो ई की पावर आयोटा और ये बन गया आपका रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस, दिस इज तो नेग्लेक्ट कर चुका हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, से काम चल रहा है मेरा। इससे भी वही रिजल्ट आएंगे, सी या C2 आएगा तो फाइनल प्लस C2 होता है, एक में C1 माइनस C2 हो जाता है। तो फाइनली वो C1 प्लस C2 को आप एम्पलीट्यूड लेके ही चलते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं e की पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, यही होता है पर थीटा। तो इस पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूं कि x इक्वल टू ए ई की पावर माइनस गामा टी इंटू थीटा यानी कॉस रूट ओवर ओमेगा नॉट माइनस गामा टू टी प्लस आयोटा साइन थीटा यानी साइन इंटू। ठीक है, तो अब आपकी जो पोजीशन आई है उसमें एक तो आपको परफेक्ट पेयर मिल गया ये वाला, और ये की फिर से इमेजिनरी आ गया तो इसको फिर से यहाँ पे क्या कर दो, आप नेग्लेक्ट कर दो, हटाओ इसको। तो आपको फाइनली चीज मिली, ये पोजीशन मिली। ये क्या है पोजीशन, तो x इक्वल टू ए ई की पावर माइ टी कॉस और इसको अगर मैं लिख दूं कि ये जो लिखा हुआ है दिस इज ओमेगा डैश, दिस इज व्हाट, ओमेगा डैश, जो कि बहुत नजदीक है ओमेगा के, बट दिस इज डिफरेंट। तो इसको मैं कह देता हूं ओमेगा डैश इंटू टी। ओके, तो अब आप को, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, ऑक्सीलेशन हो रहा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा से अलग है, ओमेगा नॉट से अलग है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। क्लियर है, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा डैश, है ना, जो कि 2 पाई बाय ओमेगा नॉट से ज्यादा होगा क्योंकि ओमेगा डैश इज लेस देन ओमेगा नॉट। सो दिस टाइम पीरियड इज ग्रेटर देन 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। सो टी डैश इज ग्रेटर देन टी। मतलब जो ओरिजिनल ऑक्सीलेशन में जैसे एक साइकिल कंप्लीट करने में 5 सेकंड लग रहे थे, तो अब यहाँ पर 6 लगेंगे।
5 से ज्यादा लगेंगे। क्लियर है? और अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अब यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो भी टाइम का फंक्शन है। आप देखो वेरी करता जाएगा, और पोजीशन में कॉस का फंक्शन है, मतलब पोजीशन तो ऑक्सीलेट करेगी बट एम्पलीट्यूड क्या करता जा रहा है? वेरी करता जाएगा। मतलब ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम, फिर इधर एक्सट्रीम, फिर अब एम्पलीट्यूड घट गया, फिर घट गया, फिर और घट गया, फिर और घट गया, फिर और घट गया, फिर और घट गया, और फाइनली क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। क्योंकि मैं नेगेटिव टाइम में नहीं जाऊंगा तो इससे पीछे का ग्राफ में मिटा देता हूँ। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। और अब मैं इसके ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इधर है आपका पोजीशन एक्स और इधर टी। तो पहली बात तो कि अगर ये इंटू टी इसका ग्राफ बनता और टी इक्वल टू जो पोजिशन, मतलब यहाँ से शुरू करता मैं एक प्यारा सा कर्व, कॉस का बनता यूं, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा ग्राफ बनता। ओके, लेकिन अब क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है तो अब क्या करें? तो मैंने उसी ग्राफ को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया है चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे दिस इज x, और ये t इक्वल टू 0 पे cos 0 1 एंड t e की पावर इज 1, x इज a। तो ये a और इधर चल रहा है t। और जैसे ये एक मेन पोजीशन है और ये दूसरी मेन पोजीशन है, इनके बीच में टाइम कितना लगेगा? एक टाइम पीरियड के बराबर, यानी 2 पाई बाय ओमेगा डैश, ओमेगा डैश। अब ये जो e की पावर माइनस गामा t है, दिस इज कॉल्ड एनवेलप। e की पावर माइनस गामा t इज एनवेलप। अब इस ग्राफ पे आप e की पावर माइनस गामा t का एनवेलप चिपकाएंगे। क्या चिपकाएंगे? एनवेलप। कैसे? तो आप अगर यहां से अगर एनवेलप बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। और नीचे से यहां से ऐसे, ठीक है? थोड़ा और इसको चीजें क्लियर। सो दिस इज एनवेलप। मतलब अब जो आपका एम्पलीट्यूड है वो इस एनवेलप से तो बाहर जा नहीं सकता। ई की गामा टी उससे बाहर तो ये नहीं जा सकता, और नहीं जाएगा तो वहीं से वापस रिटर्न हो जाएगा, है ना? तो अब कैसा ग्राफ बनेगा उसको आपको यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, मेन पोजीशन तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ एनवेलप आ गया तो यहाँ से अब ग्राफ वापस रिटर्न हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ से ये कुछ ऐसे रिटर्न हो जाएगा, ऐसे।
ठीक है। मीन पोजीशन पे जाने का कोई एनवेलप नहीं, तो मीन पोजीशन पे तो ये जाएगा, बट ये रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये यहां से वापस रिटर्न हो जाएगा, तो यहां तक तो ये ऐसे जाएगा, बट उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, ये रिटर्न है वापस। फिर तो ये स्मूथ कर्व बनेगा, साइन का कर्व स्मूथ होता है, यहाँ पर आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, बट यहाँ से वापस ये ऐसे रिटर्न हो गए, ये अगली मीन पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड ऐसे क्या करेगा, ऐसे डिक्रीज करेगा ये, ठीक है। तो मैं ये तो समझाने के लिए था कि कैसे रिटर्न होगा, हालांकि आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं जब मैं इसका एक्चुअल डायग्राम बताता हूँ कि एम्पलीट्यूड का एक्चुअल डायग्राम कैसा होगा। तो एम्पलीट्यूड का एक्चुअल डायग्राम यहाँ से शुरू होगा, ये आई आपकी मीन पोजीशन, उसके बाद ये कहाँ से रिटर्न हो गया था, यहाँ से, तो ये यहाँ से कहीं से रिटर्न हो जाएगा वापस, ये मीन पोजीशन, फिर ये थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से वापस रिटर्न हो जाएगा मीन पोजीशन, फिर ये थोड़ा नीचे, फिर यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये एनवेलप था, इससे बाहर ये नहीं जाएगा। तो एम्पलीट्यूड अब क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो इसे कहते हैं डैम्प्ड ऑस्किलेशन। तो अब यहां पर कुछ कुछ चीजें हैं जो समझ, और वो क्या चीजें हैं, ये दूसरी मीन पोजीशन है, इन दोनों के बीच में टाइम कितना लगेगा, तो इन दोनों के बीच में टाइम टी डैश यानी 2π/ω लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये मीन तो, या फिर आप इसको मीन पोजीशन ले लो, इसको मीन पोजीशन लेते हैं तो दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन में टाइम कितना लगता है नॉर्मली, अगर ये एनवेलप नहीं होता तो टाइम लगता T'/4 मीन पोजीशन से एक्सट्रीम में जाने में। लेकिन अब ये, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन अगर एनवेलप नहीं होता तो यहाँ आती और टाइम लगता ये वाला, दिस इज T'/4, बट यहीं से वो रिटर्न हो गया है, तो अब ये टाइम फर्स्ट एक्सट्रीम T'/4 से कम लगेगा, मतलब टाइम टेकन इनटू एक्सट्रीम 4। सिमिलरली मीन एक्सट्रीम से मीन तक आने में भी T'/4 से कम लगेगा, बट दो मीन पोजीशन के बीच में, जैसे ये एक मीन पोजीशन, ये एक मीन पोजीशन, इनके बीच में टाइम ये वाला T', ठीक है, बट एक्सट्रीम और मीन के बीच में जो टाइम होता है वो T'/4 से कम लगता है। So this is under damped condition. ओके, तो अंडर डैम्प्ड आपने समझ लिया, यहाँ पर जो चीजें थी इंपॉर्टेंट हमने वो अच्छे से समझ ली, और ये आपने गामा इज लेस देन ओमेगा नॉट, वेरी क्लियर। बट अगर दूसरी कंडीशन आ जाती है कि गामा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, की बहुत भारी डैम्पिंग है, तो उसको हम कह देते हैं ओवर डैम्पिंग कंडीशन। और ओवर डैम्पिंग कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, जब गामा ओमेगा नॉट से ज़्यादा होगा तो सिंपली आपका जो एक्स होगा, एक्स विल बी ए की इंटू दिस, क्योंकि ये अभी पॉजिटिव है तो इसको मैं कॉस का फंक्शन भी नहीं लिख सकता। ओके, तो ये देखो, अब ये यहाँ पर SHM नहीं करेगा, तो ये अगर गामा ओमेगा नॉट से ज़्यादा है मतलब ओवर डैम्पिंग, ओवर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन नहीं करता, ठीक है, ऑक्सीलेशन नहीं करता, मतलब आपने अगर एक्सट्रीम से छोड़ा है तो मीन पोजीशन तक आते आते ही रुक जाता है, एक साइकिल भी वो कम नहीं करता, ठीक है।
तो उसमें आपका एक्स सिंपली कुछ ऐसा सा बन जाता है, एक्स और टी का करो, क्योंकि ई की पावर माइनस गामा टी ई की पावर ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो आप इन दोनों का अगर आप कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो ई की पावर समथिंग इंटू टी, और वो भी नेगेटिव का आएगा, तो एक्स सिंपली डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम से छोड़ा है तो मीन पोजीशन पे एक्स जीरो होता है, तो ये मीन पोजीशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, और जब गामा आपका ओमेगा नॉट के बराबर हो जाता है तो उसको कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, और क्रिटिकल डैम्पिंग में ये सब थोड़ा ये ओवर डैम्पिंग में तो सीधा खत्म हो जाता है, क्रिटिकल डैम्पिंग में टाइम। तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप एक तो इस इक्वेशन के जो हमने शुरू में बनाई थी, दिस d2x by dt स्क्वायर प्लस 2 गामा dx by dt इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पर 2 गामा इज b by m, दिस इज नोन एज क्या कहते हैं इसको, गामा इज डैम्पिंग फैक्टर, b इज डैम्पिंग, गामा इज डैम्पिंग फैक्टर। और इसके रिगार्डिंग जो इक्वेशन आती है वो हमने अभी लिखी, x इक्वल टू ई की पावर माइनस गामा टी, जो आपने गामा माना है, b by 2m यानी गामा t, और cos dash into t, and omega dash is root over omega naught square minus gamma square into t, और something phi भी ले लें आप, t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन क्या है। तो अब ऐसा ही आपको अगर आप एलसी ऑक्सीलेशन में रजिस्टर ऐड कर देते हैं तो ऐसी ही इक्वेशन वहां बनेगी, तो उसको भी देख लेते हैं अभी। तो एलसी ऑक्सीलेशन विद रजिस्टर होगी, ऐसे तो हो नहीं सकता कि विदाउट रजिस्टर कोई सर्किट हो। तो अब एक सर्किट है कुछ ऐसा, दिस कैपेसिटेंस C, दिस इज L, और ये रेजिस्टेंस R, और t इक्वल टू 0 पे इस पे क्यू नॉट चार्ज है, इस पे माइनस क्यू नॉट, और करंट t इक्वल टू 0 पे 0 है, 0 ही आएगी आप देखना। किसी टाइम t पे मैं एट टाइम t चार्ज q मान लेता हूं, सर्किट में करंट I मान लेता हूं, और फिर चार्ज q है और करंट है I, और अब मैं KVL लगाता हूं इसमें इस डायरेक्शन। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ेगा, तो Q बाई सी यहाँ पर घटेगा माइनस IR एंड माइनस LdI बाई dt इक्वल टू 0, और I यहाँ पर अभी जैसे हमने देखा था इज माइनस dQ बाई dt, ओके, एंड di बाई dt इज माइनस d2Q बाई dt स्क्वायर। तो अगर इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, Q बाई सी माइनस I is minus dq by dt into R
minus L and di by dt is minus d2q by dt square equal to 0. सो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस और इस इक्वेशन को तो थोड़ा ढंग से लिखें तो L d2q by dt स्क्वायर प्लस R dq by dt and plus q by c and this is equal to 0. और अगर मैं अब L को डिवाइड कर दूं पूरे से तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है d2q by dt स्क्वायर प्लस R by L इंटू dq by dt प्लस q इंटू 1 by LC इक्वल टू 0. तो अगर आप देखेंगे तो 1 by LC इज रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये LC ऑक्सीलेशन होता. अभी रेजिस्टेंस है तो ये डैम्प्ड LC ऑक्सीलेशन है, एनर्जी का लॉस हो रहा है यहाँ पे. सो दिस इज ओमेगा नॉट स्क्वायर और R बाई L को यहाँ पर हम मान लेंगे 2 गामा. अगर हम उससे कंपेयर करें कि जैसे हमारी इक्वेशन आई थी d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 2 गामा dx बाई dt एंड प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0. दिस वाज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. और अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर आपका ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 1 बाई LC यानी ओमेगा नॉट इज 1 बाई रूट LC, जो कि जाहिर है अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो यही होती है फ्रीक्वेंसी. और 2 गामा इज R बाई L, तो गामा यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर हो जाता है R बाई 2L. तो ये आप याद भी रखें, बहुत अच्छी बात रहेगी. और यहाँ से अगर मैं उस इक्वेशन में पुट करूँ, वहाँ पर x जो पोजीशन थी वो ऑक्सीलेशन कर रही थी, यहाँ पर चार्ज ऑक्सीलेशन करेगा तो चार्ज q विल बी एम्पलीट्यूड a e की पावर माइनस गामा t. तो ये एम्पलीट्यूड इज q नॉट मैक्सिमम चार्ज e की पावर माइनस गामा t. और कॉस लें या फिर साइन लें वो फाई से डिफाइन हो जाएगा, बट आई प्रेफर कॉस और ओमेगा डैश इंटू टी एंड प्लस फाई अगर आप लिखना चाहें तो. तो यहाँ पर आप देखो जो चार्ज है वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घटता जा रहा है. तो आपसे यहाँ पर मैक्स टू मैक्स डैम्पिंग फैक्टर पूछेगा तो गामा इज R बाई 2L. ठीक है. और ओमेगा डैश की उसकी ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ओमेगा डैश विल बी अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर. सो ओमेगा नॉट इज 1 बाई रूट LC, मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 1 बाई LC माइनस गामा स्क्वायर इज R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर का रूट. ओके. तो ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रहती है और टाइम पीरियड भी आप लिख सकते हैं. अब अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 होता है तो फ्रीक्वेंसी विल बी 1 बाई रूट LC और रेजिस्टेंस 0 है तो गामा आल्सो विल बी 0. तो इक्वेशन विल बी Q इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा t. तो अब यहाँ पर इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो उससे आपको करंट मिल जाएगा टाइम t में. ठीक है. सो दिस वाज LC ऑक्सीलेशन और इसके साथ ही आपका AC अल्टरनेटिंग करंट इज फिनिश्ड. सो अब आप EMI AC की कंप्लीट शीट लगाएं और उसके बाद जो भी डाउट्स हैं उसको आप सेंड करें. मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. और अगर वीडियो धीमे हैं तो एक बार फिर से देख लें, फास्ट करके देख लें.
2 बार देखें इसको, तब जाके ये समझ में आएगा। ज़्यादा लेंदी नहीं है, 1 आवर का है। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।